अंग्रेजों ने बनाई। मैंने कहा तुम हरामखोर 58 साल में भी नहीं बदल पाए इस परिवर्तन। तुम कर क्या रहे हो संसद में जाके 58 साल से? जो अंग्रेजों की बनाई गई परिभाषा नहीं बदल सकते, अंग्रेजों के बनाए गए कानून नहीं बदल सकते, नियम नहीं बदल सकते, तो किस मुंह से कहते हो 15 अगस्त बनाओ, 26 जनवरी को गाना गाओ, जनगण मन गाओ? कैसे कह सकते हो? कानून वही है, नियम वही है, परिभाषा वही है जो अंग्रेज तय करके गए थे। अब इसमें चक्कर क्या होता है कि किसान की मेहनत का मूल्य भी अकुशल श्रमिक के हिसाब से गिना जाता है। तो गेहूं को भाव 600 रुपए क्विंटल आता है। एक दिन मैंने सोचा कि किसान को कुशल श्रमिक के हिसाब से भाव देना शुरू करें, तो गेहूं का मूल्य 1500 रुपए क्विंटल आता है, 1800 रुपए क्विंटल आता है। मतलब क्या है कि भारत की सरकारें किसान विरोधी नीतियां बनाकर ही अपने को चला रही हैं और जिंदगी पर्यंत ये किसानों से वोट लेते हैं, नोट भी लेते हैं, काम एक ढेले का किसानों के लिए करते नहीं। 58 साल में जितनी सरकारें आई उनमें से एक को छोड़कर एक सरकार थी जो 5 साल चल जाती तो किसानों की जिंदगी बदल जाती, लेकिन वो चल नहीं पाई। वो सरकार थी श्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार। वो भारत के अकेले प्रधानमंत्री थे जिनको किसानों का दर्द था दिल। कारण क्या थी? उन्होंने खुद खेती किया था। वो कहते थे कि देश के अंदर का किसान और सीमा पर मरने वाला जवान, इन्हीं दोनों से देश चलता है। इसलिए जय जवान जय किसान, ये उन्होंने कहा। और वो कहते थे कि मैं आया हूं प्रधानमंत्री बनकर तो भारत के 2 ही वर्ग की स्थिति सुधारना चाहता हूं, एक तो सेना के जवानों की, दूसरी भारत के किसानों की। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसा काल का चक्र चला कि जो पहला और आखिरी प्रधानमंत्री आया इस देश में किसानों के काम करने वाला, वो 18 महीने में चला गया। आप जानते हैं पाकिस्तान भारत का युद्ध हो गया, बाद में युद्ध विराम हो गया, समझौता करने के लिए शास्त्री जी ताशकंद गए, वहां उनके दूध में जहर मिला के पिला दिया। वो जीवित गए थे दोस्ती करने के लिए, लौटे तो उनकी लाश आई थी। उसके बाद दूसरा कोई प्रधानमंत्री हुआ नहीं इस देश में जो किसानों के दर्द जानता हो या उसकी बात कहता हो। थोड़े दिन के लिए एक प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो कभी संसद का मुंह नहीं देख सके, चौधरी चरण सिंह। तो कानून क्या बनाते, नियम क्या बदलवाते, उसके बाद कोई आया नहीं। तो जब तक ये नीतियां बदलती नहीं, कानून बदलते नहीं, किसानों की स्थिति सुधरती नहीं। मुझे बहुत दुख से ये कहना पड़ता है कि भारत की बैंकों में जो हर साल पैसा जमा होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में हम लोग अर्थशास्त्र की भाषा में डोमेस्टिक सेविंग्स कहते हैं, घरेलू बचत, भारत की बैंकों में सबसे ज्यादा जो पैसा जमा होता है, सबसे ज्यादा जो बचत करते हैं, वो भारत के किसान हैं। हर साल हमारे देश की बैंकों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए जमा होता है हर साल। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसी जो 40 राष्ट्रीयकृत बैंक है ना, इनमें पैसा जमा करने वाले सबसे ज्यादा किसान हैं। 5 लाख करोड़ रुपए का सेविंग्स है एक साल का, उसमें लगभग 4 लाख करोड़ किसानों और किसानों के बेटे बेटियों के घर से आता है। 1 लाख करोड़ उद्योग और सेवा चलाने वालों के यहाँ से आता है। तो किसान सबसे ज्यादा बैंकों में पैसा जमा करते हैं और किसानों को ही बैंकों का कर्ज नहीं मिलता, मिलता है तो चक्रवर्ती ब्याज देना पड़ता है। किसान जब बैंकों में पैसा रखते हैं तो उनको साधारण ब्याज मिलता है, लेकिन उन्हीं बैंकों से किसानों को कर्ज मिलता है तो ब्याज पे ब्याज भरना पड़ता है। कितना बड़ा अत्याचार इस देश में हो रहा है। और ये 1-2 साल से नहीं हो रहा है, 58 साल तो आजादी के हो गए और 250 साल उसके पहले से चल रहा है। हमारे अंग्रेजों के जमाने से बनाए गए कानून नियम सब इस देश में चलते हैं। और मुझे एक और दुख की बात आपसे कहनी है कि अगर आप किसान मिलकर एक फैसला करें कि हम सुल्तानपुर में एक गौशाला बनाएंगे, गाय पालन करेंगे, गाय का दूध बेचेंगे, तो मैं आपको दुख के साथ बताता हूं, जो आपने देशी गाय पालन करने का फैसला किया
और गौशाला बनाया तो सरकार कोई कर्ज नहीं देगी आपको। जो विदेशी गाय का पालन किया तो कर्ज मिलेगा। कैसी उल्लुओं की सरकार है, मूर्खों की सरकार। अपने देश की देशी गाय पालन करो और बैंक से कर्जा मांगो तो कर्ज देती नहीं बैंक। विदेशी गाय का पालन करो, जर्सी, होलिस्टियन, फ्रीजियन, तो कर्ज मिलेगा। और बड़ा विचित्र देश है ये कि गाय का पालन करो देशी का तो कर्ज देती नहीं सरकार, कहती है तुम्हारे पैसे से करो, हमारे पास कोई कर्जा नहीं है। जो गाय को कत्ल करने के लिए कत्ल खाना लगाओ तो 100% सब्सिडी पे आपको कितना भी पैसा मिलेगा। आप एक कत्ल खाना चलाओ यहां पर, उसमें रोज 100, 200, 500 गाय काटो और 10 करोड़ रुपए की जरूरत है, केंद्र सरकार देगी, राज्य सरकार भी देगी। लेकिन गाय पालन करने के लिए, गौ रक्षण करने के लिए गौशाला बनाओ, सरकार एक पैसा आपको नहीं देगी। और आप इतना ही कहो कि हमको गाय पालन करनी है, जमीन चाहिए, गोचर की जमीन सभी गांवों में है, लेकिन हरामखोर नेता वो गोचर की जमीन भी खा गए बेच के। अब किसी गांव में गोचर की जमीन भी नहीं बची। ऐसी स्थिति देश में। अब ये स्थिति अगर चल रही है तो देशी गाय तो बढ़ेगी नहीं, जर्सी गाय तो बढ़ती जाएगी। तो बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई, अब जहां देखो जर्सी गाय दिखाई देती है, देशी गाय ढूंढने से नहीं मिलती। और लोग भी अब जर्सी गाय का ही दूध पीते हैं, तो वैसे ही हो रहे हैं जैसी जर्सी गाय। ये सरकार की नीति देखो, भैंस खरीदो तो सब्सिडी भी है, कर्ज भी है। गाय खरीदो तो ना सब्सिडी है ना कर्ज। ट्रैक्टर खरीदो तो सब्सिडी है, कर्ज है। लेकिन बैल खरीदो ना सब्सिडी है ना कर्ज। माने सरकार चाहती नहीं कि किसान बैल से खेती करे, सरकार चाहती नहीं कि देशी गाय पाले, और यही सरकार किसानों से वोट लेती है, नोट लेती है, जो उन्हीं को आत्महत्या के रास्ते पे धकेलती है। अब आत्महत्या जो करनी पड़ रही है किसानों को, वो इसी दुष्चक्र में। हुआ क्या है, जर्सी गाय बढ़ गई। जर्सी गाय बढ़ी तो आप जानते हो ना उसकी तकलीफ क्या है। लोग कहते हैं जी दूध ज्यादा देती है, दूध ज्यादा देती है, ठीक है, लेकिन उसके जो बच्चे होते हैं, बछड़े, वो कभी भी बैल नहीं बनते। ये आप जानते हैं, विदेशी गाय के बछड़े कभी भी बैल नहीं बनते। तो जितनी ज्यादा विदेशी गाय पालो और उनके बछड़े हों, वो बैल ही नहीं बने। बैल नहीं बने तो खेती कैसे हो? तो कहते हैं ट्रैक्टर लाओ और ट्रैक्टर में डीजल 38 रुपए लीटर का डलवाओ। थोड़े दिन में 50 रुपए लीटर हो जाए तो भी डलवाओ, फिर 100 रुपए लीटर हो जाए तो भी डलवाओ। माने बैल खत्म करते जाओ, ट्रैक्टर बढ़ाते जाओ। ऐसी मूर्खता की नीति सरकार की है जो चल रही है। और दूसरी मूर्खता की नीति, अब गाय नहीं है क्योंकि देशी गाय पे सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं, ना कर्ज मिलता है ना सब्सिडी मिलती है। तो फिर सरकार करती क्या है, जर्सी गाय ज्यादा पालो, उसके बछड़े बैल नहीं बनते। दूसरी तकलीफ क्या है, जर्सी गाय का गोबर कभी भी खाद नहीं बनता, उसका गोबर भी काम का नहीं, बस काम के है ही नहीं, गोबर भी काम का नहीं, उसका मूत्र भी किसी काम का नहीं। जो देशी गाय हो तो उसका गोबर भी काम का है, मूत्र भी काम का, बछड़े भी काम के। विदेशी गाय का ना गोबर काम का है, ना मूत्र काम का है, ना वो काम की है। फिर कहते हैं कि दूध ज्यादा देती है, लेकिन वो दूध तो पानी से भी ज्यादा बेकार है, उससे अच्छा तो पानी पी लो। विदेशी गाय का 25 लीटर दूध, 25 लीटर दूध आप पियो तो शरीर को कोई पौष्टिकता नहीं मिलती, उससे अच्छा देशी गाय का 1 लीटर पी लो। और आप जरा सोचो कि जो विदेशी गाय बहुत अच्छी होती तो भगवान कृष्ण ने क्यों नहीं पाली? उनके पास तो सभी देशी गाय थी, 3 लाख देशी गाय थी भगवान कृष्ण के पास, एक भी विदेशी नहीं थी, जर्सी नहीं थी। वो अगर अच्छी होती तो वो भी पालते। भगवान कृष्ण के भाई थे बलराम, उन्होंने भी नहीं पाली। कोई तो देवता देवी पालता उसको भारत में जो अच्छी होती,
किसी ने नहीं पाली। क्यों? काम की नहीं है। जिन देशों में है वो कहते हैं कि हम तो इसको मांस के लिए पालते हैं, दूध के लिए नहीं पालते। जर्सी गाय जितनी यूरोप में और अमेरिका में पाली जाती है वो दूध के लिए नहीं, मांस के लिए पाली जाती है, क्योंकि वहां के लोग सबसे ज्यादा मांस खाते हैं गाय का। हम तो गाय को मांस के लिए नहीं पालते, हम तो दूध के लिए पालते हैं। तो दूध तो देशी गाय का अच्छा है, लेकिन सरकार की तरफ से उसके लिए कोई प्रोत्साहन नहीं, कोई व्यवस्थापन नहीं, कोई मदद नहीं। भैंस खरीदो तो मदद, विदेशी गाय खरीदो तो मदद, देशी गाय के लिए मदद नहीं, बैल के लिए मदद नहीं। बैंक से कर्ज लो खेती पर तो चक्रवर्ती ब्याज भरना पड़े, ब्याज भी 14% का देना पड़े। ऐसी व्यवस्थाएं अगर किसानों की हैं तो इसमें से तो किसान कभी आगे आएगा नहीं, पनपने की स्थिति नहीं है। ये तो एक बात है। तो अब मेरे मन में पिछले 10 साल से एक बात आती है कि अगर ये स्थिति किसान की रहने वाली है तो वो तो गरीब और गरीब ही होने वाला है। तो किसान को अगर गरीबी से बाहर निकालना है तो क्या करना चाहिए? वो बहुत मैं सोचता हूं, रात दिन इस पर मेरा कुछ ना कुछ चलता रहता है। कहीं पढ़ता हूं, सोचता हूं, बात करता हूं, पूरे देश में घूमता हूं। घूमते घूमते एक बार मैं तमिलनाडु पहुंच गया। तमिलनाडु में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है अरकाट। छोटा ही गांव, 2500 की आबादी का। उस गांव में किसानों का एक सम्मेलन हुआ था, मैं चला गया उसमें। अब वहां जो सम्मेलन करने के आयोजक लोग थे वो सब तमिल में बात करते, मैं हिंदी में बात करता हूँ। मैंने कहा भाई मेरी बात आप नहीं समझते, आपकी मैं नहीं समझता। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आप हिंदी में बोलो, हम आपकी बात को तमिल में भाषांतर करके सुनाएंगे और हम तमिल में बोलेंगे, उसका कोई भाषांतर करके आपको हिंदी में बता देगा। तो बात आसान हो गई। मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे बोला। सम्मेलन खत्म होने के बाद उस गांव का एक किसान था, लगभग 90 साल की उम्र थी, बहुत बुजुर्ग। मैंने उनके सामने ये प्रश्न रखा कि आप कुछ सोचते हो किसानों को ऊपर लाने के लिए क्या किया जाए? बहुत खराब हालत है, जो खराब हालत है वो ये अभी अच्छा करने के लिए क्या करना? तो उन्होंने कहा देखो भाई, मुझे एक बात समझ में आती है, किसानों को कहो कि स्वावलंबी खेती करें, परावलंबी ना करें, सरकार पर आधारित खेती ना करें, सरकार की मदद लेकर खेती ना करें, बैंकों से कर्ज लेकर खेती ना करें, साहूकारों से कर्ज लेकर खेती ना करें, जो करें स्वावलंबी खेती करें, तो किसान ऊपर आ जाएंगे। उन्होंने ये एक बात कही और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि ये मैं ऐसी बात कह रहा हूं जो मेरे अनुभव से मैंने सीखी है। और मेरा अनुभव है कि मैं 50 साल से खेती करता हूं, 90 साल की अभी उम्र है। 40 साल पहले उन्होंने कभी नौकरी से संन्यास लेके खेती शुरू किया था। तो कहते हैं 50 साल का मेरा अनुभव है कि स्वावलंबी खेती किसान करेगा तो अमीर और श्रीमंत होगा, परावलंबी करेगा तो कर्जे में डूबेगा। मैंने उनकी बात को ध्यान से सुना, फिर सोचना शुरू किया कि ये स्वावलंबी खेती करे तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि बाजार से कुछ मत खरीदो, क्योंकि बाजार से खरीदो तो परावलंबन आता है, बाजार से कुछ मत खरीदो तो स्वावलंबन है। तो बिना बाजार से कुछ खरीदे खेती हो सकती है क्या? मैंने उस दिशा में सोचना शुरू किया और करना शुरू किया। मैंने आपसे कहा ना, मेरे घर में करीब 100 एकड़ खेती है, पिताजी के 4 भाई हैं, सबको मैंने बुलाकर एक दिन कहा कि हम लोग अब स्वावलंबी खेती करेंगे। तो उनका इसका मतलब क्या? मैंने कहा बाजार से कुछ नहीं खरीदेंगे, बैंक से कोई कर्ज नहीं लेंगे, जो खेत में है उसी से खेती करेंगे, जो गांव में है उसी से खेती करेंगे। तो मेरे पिताजी हंसने लगे, तेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने पूछा कैसे? कि स्वावलंबी खेती होती है क्या आजकल? मैंने कहा करके देखेंगे, नहीं होगी तो मान लेंगे घाटा हो गया, करके तो देखें एक बार। तो उनसे मैंने कहा मुझे 2 साल के लिए खेत दे दो, लगे तो उसका पैसा ले लो, मैं 2 साल इसमें कुछ करके देखूंगा। कहने लगे 2 साल नहीं 5 साल के लिए दे। मैंने कहा अगर इसमें कुछ घाटा आया तो मैं भरूंगा, फायदा आया तो मैं ले लूंगा। उनका बात बराबर। तो मैंने मेरे घर के पिताजी के 4 भाइयों को संतुष्ट करके खेती चालू किया और ये संकल्प किया कि स्वावलंबी करनी है, बाजार से कुछ नहीं खरीदना। तो सबसे पहले मैंने फैसला किया यूरिया नहीं खरीदूंगा, डीएपी नहीं खरीदूंगा,
सुपर फॉस्फेट नहीं खरीदूंगा। अब यूरिया, डीएपी और सुपर फॉस्फेट नहीं खरीदूंगा, ये बात जब गांव में मैंने कही तो गांव वाले कहने लगे पागल हो गया है क्या, इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, बिना यूरिया बिना डीएपी कोई खेती होती है क्या। तो मैंने कहा पहले पता करूंगा कि ये यूरिया डीएपी से होता क्या है खेत। तो मैं भारत के दिल्ली में जो सबसे बड़ी संस्था है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, वहां गया और वहां एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर रंधावा, उनको जाकर मिला और पूछा कि यूरिया खेत में क्या करता है, डीएपी से क्या होता है। तो उनका यार वास्तविकता तो ये है कि यूरिया डीएपी खेत में कुछ नहीं करता है। तो मैंने कहा फिर आप क्यों बोलते हो यूरिया डालो डीएपी डालो, यूरिया डालो डीएपी डालो। तो उन्होंने कहा ये बोलने के लिए सरकार कहती है इसलिए बोलते। सरकार क्यों कहती है? तो कहते हैं सरकार इसलिए कहती है कि यूरिया डीएपी बनाने वाली कंपनियों से चुनाव के समय ये चंदा लेती है सरकार। तो चुनाव के समय चंदा लिया तो यूरिया डीएपी बिकवाना पड़ेगा, बिकवाना है तो किसानों को कहना पड़ेगा तो किसान खरीदेंगे तो उनका धंधा चलेगा। वास्तव में यूरिया डीएपी से खेत में कुछ होता नहीं। मैंने कहा इसकी बायोकेमिस्ट्री मुझे समझाओ, डीएपी की, यूरिया की। तो उन्होंने कहा तुम सीधे से समझ लो कि डीएपी जब हम खेत में डालते हैं तो 90 से 95% वो मिट्टी में ही पड़ा रहता है, खेत के काम नहीं आता। और यूरिया डालते हैं तो वो बिल्कुल ही नहीं आता। मैंने पूछा कैसे? तो उन्होंने कहा तुमने विज्ञान पढ़ा? मैंने कहा हाँ पढ़ा। तो विज्ञान में क्या सीखा तुमने? मैंने कहा ये सीखा है कि ये जो पौधे होते हैं ना, पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो सूर्य के प्रकाश से। ये तो आप भी जानते हैं, इतना तो पढ़ाई है ना हम सब ने। पौधे भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश से। वो भोजन ही है जो उनको ऊर्जा देता है और उसी से उनकी बढ़त होती है। जैसे हमारे शरीर को भोजन लगता है वैसे पौधों को भोजन लगता है। भोजन बनता है सूर्य के प्रकाश से। यूरिया से क्या बनता है? और आपको मालूम है पौधे भोजन बनाना कब से शुरू कर ले? जैसे ही आपने बीज डाला, बीज में अंकुरण हुआ, अंकुरण होते ही पत्ते निकले, उसी दिन से भोजन बनाना शुरू कर दे। अब मुझे आप एक साधारण भाषा में ये बताओ कि बीज डालने के कितने दिन में अंकुरण आ जाता है? 5-6 दिन में। पत्ते कितने दिन में आ जाते हैं? 10 दिन में। मान लो कि 10 दिन में पत्ते आए, तो हमने बीज डाला, उसके 10वें दिन में पत्ते आ गए। जैसे ही पत्ते आए तो पौधे ने भोजन बनाना शुरू कर दिया और उसकी प्रक्रिया है जिसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें पत्ते सूर्य की रोशनी लेते हैं, उससे भोजन बनाते हैं, उससे पौधे की बढ़त होती है। अब जब फोटोसिंथेसिस होने लगा 10 दिन के अंदर, यूरिया कब डालते हैं? 20 दिन बाद। तो क्या काम आया? 20 दिन बाद तो पत्ते निकल ही आए। उन्होंने अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया, पौधे से सूर्य से रोशनी लेना शुरू कर दिया, उनका काम चालू हो गया। आपने यूरिया 20 दिन बाद डाला तो ये तो किसी काम का नहीं। तो साइंटिस्ट ने मुझे समझाया कि देखो यूरिया तो बोगस है, कुछ काम का नहीं है। जब हम डालते हैं तो उसका समय निकल जाता है काम करने का। हम तो इसलिए डलवाते हैं कि कंपनियों का धंधा चले। कंपनियां सरकार को चंदा देती हैं, चंदे से चुनाव होते हैं, चुनाव होते रहे, कंपनियां चलती रहे, इसके लिए ये सारा धंधा है। तो मैंने समझ लिया कि यूरिया का कुछ काम नहीं है, डीएपी का कुछ काम नहीं, सुपर फॉस्फेट का कुछ नहीं। तो मैंने रंधावा जी से पूछा कि आप मुझे कोई एक चीज बता दो जिससे काम होता हो, पौधे का काम होता। तो उनका तुम्हारे घर में गाय है? हाँ है। तो गाय का गोबर है जो सबसे अच्छा भोजन है किसी भी पौधे का। उसी दिन से मैंने गाय का गोबर डालना शुरू किया। आज मुझे 15 साल हो गए। 15 साल से मेरे 100 एकड़ खेत में सिर्फ गाय का गोबर डालता हूं और कुछ नहीं डालता, ना यूरिया, ना डीएपी, ना सुपर फॉस्फेट। आप बोलेंगे खेती कितनी होती है? आप कल्पना नहीं कर सकते उतनी होती है। 25 एकड़ खेत मेरा ऐसा है जिसमें सिवाय सब्जी के कुछ दूसरा नहीं लगाया। करेला है, भिंडी है, तोरई है, टिंडा है, पालक है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, जितनी भी
सब्जियां हैं वो 25 एकड़ में लगा रखी हैं और 75 एकड़ में गेहूं, चावल, चना, मटर जो धान्य कहे जाते हैं वो लेते हैं हम, कपास भी लेते हैं उसमें। तो जो 25 एकड़ सब्जी वाला खेत है उसमें सिर्फ गाय का गोबर और गोमूत्र डालते हैं और कुछ नहीं डालते। 15 साल हो गया, एक दिन में 5 टन सब्जी टूटती है। एक दिन में 5 टन सब्जी टूटती है। 5 टन का मतलब होता है 5000 किलोग्राम। और 1 किलो सब्जी औसतन रूप से 10 रुपए में बिके तो 50,000 रोज की इनकम है किसी इंजीनियर को, किसी डॉक्टर को, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को। बेईमानी की नहीं, ईमानदारी की। बेईमानी की इनकम तो रोज की लाख रुपए की भी हो सकती है, 10 लाख की भी हो सकती है। ईमानदारी से कोई करके दिखाता हो 50,000 रुपए रोज की इनकम, मुझे बताओ वो किसान को हो सकती है। और मैंने उस दिन से ये संकल्प ले लिया कि जो मुझे हो सकता है वो किसी को भी हो सकता है। और जब मैंने ये करके देख लिया कि खाली गाय के गोबर और गोमूत्र से इतनी उत्पादन आती है तो मैंने सोचा मैं सबको बताऊं। तो 15 साल से मैं ये बता रहा हूं, गांव-गांव में घूम रहा हूं। आज तक लगभग 50,000 किसानों को मैंने ये बताया, उसमें से मात्र 10% ने मेरी बात को माना। 90% ने तो इधर से सुना, इधर से निकाला। 50,000 को बताया है, 5,000 किसान ऐसा कर रहे हैं और वो खुद कहते हैं कि वो पहले से ज्यादा सुखी हो गए। सुख क्या आ गया उनको? पहला सुख तो ये आया कि यूरिया, डीएपी, सुपर फॉस्फेट का खर्चा खत्म हो गया। दूसरा, मैंने उनकी ट्रैक्टर से खेती बंद करवा दिया, गाय पालन करवा दिया। तो गाय के बछड़े हुए, अब उन बछड़ों से बैल है, बैल से खेती करते हैं। तो ट्रैक्टर का जो डीजल का खर्चा था वो खत्म हो गया। और तीसरा, गाय का गोबर और गोमूत्र मिला के जब खेत में डालो तो पानी कम लगता है, तो पानी का खर्चा कम हो गया। पहले मैं एक गेहूं की फसल लेता था तो कम से कम 4-5 बार पानी देता था, अब मैं सिर्फ 3 बार पानी देता हूं, गेहूं की फसल आती है। कभी कभी 2 ही बार पानी देता हूं, गेहूं की फसल आती है। और 1 एकड़ में करीब 24 से 25 क्विंटल गेहूं आता है। 1 एकड़ में लगभग 33 क्विंटल धान आता है, चावल। 1 एकड़ में 70 से 80 टन गन्ना होता है। 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल कपास होती है। और भारत सरकार के जो आंकड़े हैं ना, उससे मेरे आंकड़े 1.5 गुने और 2 गुने ज्यादा। भारत सरकार कहती है कि 1 एकड़ में यूरिया, डीएपी डालो तो गेहूं ज्यादा से ज्यादा 14-15 क्विंटल आएगा, हमारे यहाँ 24 क्विंटल आता है। भारत सरकार कहती है 1 एकड़ में यूरिया, डीएपी डालो तो चावल 20-22 क्विंटल आएगा, हमारे यहाँ 33 क्विंटल आता है। सरकार कहती है 1 एकड़ में यूरिया, डीएपी डालो तो गन्ना 20 से 30 टन आएगा, हमारे यहाँ 70 टन आता है। सरकार बोलती है कि यूरिया, डीएपी डालो तो 1 एकड़ में 4 क्विंटल तक कपास आएगा, हमारे यहाँ 7.5-8 क्विंटल आता है। हर उत्पादन हमारा ज्यादा है सिर्फ गाय का गोबर, गोमूत्र डालने से। इसलिए मैं आपको भी यही बताने आया हूं कि अगर आप खेती कर रहे हैं और अच्छी खेती करना चाहते हैं और स्वावलंबी किसान बनना चाहते हैं तो आप यूरिया, डीएपी आज ही बंद कर दो और गाय का गोबर, गोमूत्र डालो। अब आप पूछोगे कि गोबर, गोमूत्र कैसे डालें और इससे होता क्या है? मैं आपको बताना ये चाहता हूं गाय का गोबर है क्या, पहले ये समझ लो। गाय गोबर कैसे देती है? पहले कुछ खाती है, घास चारा खाती है कि नहीं खाती? और गाय क्या खाती है? जो कुछ भी आप उत्पादन लेते हैं खेती में से, उसका ऊपर का हिस्सा तो आप खाते, बीज का हिस्सा गाय खाती। यही है ना? गेहूं का फसल लिया, गेहूं का ऊपर का बाल है वो तो आपके काम आएगा, और बीज का जो तना है उसका भूसा बना के आप गाय को खिलाते हैं। गाय इसी भूसे को चबाती है, चबा के पाचन करती है, पाचन करके गोबर देती है। गोबर में वो सारे तत्व होते हैं जो किसी पौधे में होते हैं, और पौधे में 16-17 तरह के रसायन होते हैं, गोबर में भी वो सबके सब होते हैं।
और मजे की बात यह है कि मिट्टी में भी वही रसायन होते हैं। हमारे खेत की मिट्टी में 16-17 तरह के रसायन हैं। उनके कुछ नाम हैं, जैसे लौह तत्व है, आयरन, कैल्शियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, ऐसे ऐसे 16-17 तत्व है। ये मिट्टी में है, यही पौधे में आते हैं, क्योंकि पौधा और मिट्टी का आपस का संबंध लगभग अन्योनाश्रित है। पौधे से गाय के शरीर में आते हैं, गाय के शरीर से गोबर में आते हैं, गोबर को फिर मिट्टी में डाल दो तो चक्र पूरा हो जाता है। चक्र क्या है? आपने बीज डाला, बीज से अंकुरण होगा, अंकुरण से फसल बनेगी, फसल में वो 16 तत्व मिट्टी से आएंगे। अब वही फसल को गाय ने खाकर पचाया, पचाकर गोबर बना दिया, गोबर फिर खेत में डाल दिया, तो वो सारे के सारे तत्व मिट्टी को फिर मिल जाएंगे। जो कुछ मिट्टी से आपने लिया वो वापस मिट्टी को दिया, यही चक्र है। तो इसलिए गाय के गोबर से सबसे अच्छी खेती होती है। और मैंने अकेले ने नहीं, अभी तो 5000 किसानों से मैंने ये करवाया है, वो सब मानते हैं कि गाय के गोबर से ही सबसे अच्छी खेती होती है। और गाय के गोबर की व्यवस्था आप कर सकते हैं। गाय रख लीजिए। आप बोलेंगे कितनी गाय रखनी पड़ती है? एकड़ के हिसाब से बताता हूं। अगर 5 एकड़ खेत है तो 1 गाय चाहिए, 10 एकड़ खेत है तो 2 गाय चाहिए, 15 एकड़ खेत है तो 3 गाय चाहिए, 20 एकड़ है तो 4 चाहिए, 25 एकड़ है तो 5 चाहिए। एकड़ के हिसाब से गाय ले लो। अब लेंगे तो फायदे क्या होंगे? एक गाय लगभग रोज 10 किलो गोबर देती है, और गाय के 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद बनता है। गाय के 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद बनता है ना आश्चर्य की बात? कम गोबर लो तो ज्यादा खाद बनता है। तो 1 किलो गाय के गोबर से 33 किलो खाद बनता है। रोज का 10 किलो गोबर आता है तो रोज का 330 किलो खाद हो गया। 1 एकड़ अगर खेत आपके पास है तो 15 दिन के अंदर जितना खाद उसको चाहिए वो 15 दिन के गोबर से बराबर निकल आता है। माने 1 एकड़ खेत, सॉरी 5 एकड़ का बात कर रहा हूं, 5 एकड़ खेत को जितना खाद चाहिए वो 15 दिन के 1 गाय के गोबर से निकल आता है। माने 1 गाय रखो तो 5 एकड़ खेती आराम से होती है। 2 गाय रखो तो 10 एकड़, 3 गाय रखो तो 15। अब आपको करना क्या है? गाय के गोबर से खाद बनाना है तो कैसे बनाना है उसका तरीका मैंने बदल दिया है। हम पुराने जमाने में क्या करते थे? गाय का गोबर लिया, किसी खड्डे में डाल दिया, 3-4 महीने वो सूखता था, सूखने के बाद फिर हम उसको खेत में डालते थे। ऐसे ही होता था ना? यही तरीका था ना? मेरे दादा भी ऐसे ही करते थे, मैंने बचपन में उनको देखा। लेकिन मैंने इसको बदल दिया थोड़ा, इसको मैंने बदल दिया और क्या किया कि गाय का गोबर को इकट्ठा करके खड्डे में नहीं डाल दिया। तो आप पूछेंगे कहां डालना? एक ड्रम में मैं डालता रहता हूं। ड्रम होता ना, ड्रम, प्लास्टिक का बड़ा ड्रम, उसमें डालता रहता हूं। गाय के गोबर को वहीं इकट्ठा करके डालता रहता हूं और उसमें गाय का मूत्र भी डालता रहता हूं। गाय का मूत्र एक दिन में 2.5-3 लीटर मिलता है, तो 15 दिन में लगभग 30-35 लीटर मूत्र आ जाता है और 15 दिन में लगभग 150 किलो गोबर आ जाता है। तो 150 किलो गोबर और ये जो 30-35 लीटर मूत्र आया, ये दोनों एक ड्रम में डाल के उसको घोल देता हूं डंडे से घुमा के। फिर मैं क्या करता हूं, इसमें गुड़ डालता हूं। गुड़ कितना गुड़ डालता हूं? लगभग 10 किलो गुड़ डाल देता हूं। और 10 किलो गुड़ डालने के बाद लगभग 8-10 किलो ही कोई दाल का आटा मिलाता हूं मैं उसमें। उड़द की दाल का आटा, मूंग की दाल का आटा, मसूर की दाल का आटा, चने की दाल का आटा, सोयाबीन की दाल का आटा, कुछ भी आटा दाल का, गेहूं चावल का नहीं, दाल का। तो अब क्या हो गई? 4 चीजें हो गई, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गुड़ और कोई दाल का आटा। ये चारों घोल देता हूं और ड्रम ऐसे ही रखा रहता है। 15 दिन बाद में क्या करता हूं, इस ड्रम में लगभग 1500 लीटर पानी मिलाता हूं। 1500 लीटर जितना गोबर है ना,
उसका 10 गुना ज्यादा पानी। अब ये जो पानी मिलाकर घोल तैयार हुआ, इसको मैं खेत में स्प्रे करता हूं, बस इतना ही करता हूं। और मिट्टी पर स्प्रे करता हूं। मिट्टी पर कैसे स्प्रे हो सकता है? छिड़कना। छिड़कना कैसे होता है? वो एक मशीन आती है ना, स्प्रे मशीन, जिससे दवा छिड़कते हैं। मैंने मेरी स्प्रे मशीन में आगे से नोजल निकाल दिया, तो नोजल लगा रहे तो गोबर फंस जाता है, तो वो निकलता नहीं, तो नोजल ही निकाल दिया। तो अभी वही मशीन से पंप लगा के स्प्रे कर देता हूं। और हर 15 दिन में एक बार ये मैं करता हूं। और हर 15 दिन पर ये करते करते आज 15 साल हो गया। उस खेती से मुझे इतना उत्पादन मिलता है कि मेरा परिवार करोड़पति है। हम किसी से कर्ज नहीं लेते, हम किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते, हम किसी के सामने रिरियाते नहीं, गिरियाते नहीं, और हम बहुत अच्छे किसान हैं और खेती करके ही अपना जीवन चलाते हैं। और पूरे परिवार का संयुक्त परिवार है, 4 पिताजी के भाई हैं, कुल सदस्य 20-22 है परिवार में। सबकी जीवन बहुत अच्छे से चल रही है। और किसी को भी पढ़ाई करनी हो, इंजीनियरिंग की, डॉक्टर की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो भी बैंक से कर्ज नहीं लेना पड़ता। बेटी बेटियों की शादी करनी पड़ती है तो भी किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ता। हम बहुत सुखी हैं क्योंकि हम करोड़पति हैं, क्योंकि हम किसान ही हो सकता है। आप भी ऐसा ही करो। और आपको मैंने बताया कि यूरिया डीएपी डालना बिल्कुल बंद कर दो। गाय ले लो, और गाय लेना है तो देशी गाय ले लो। 15 दिन का गोबर इकट्ठा करो, 15 दिन का मूत्र इकट्ठा करो, एक ड्रम में भर के उसको घोल लो, 10-12 किलो गुड़ डाल दो और 10-12 किलो दाल का आटा मिला दो। ये चारों को मिलाकर रख दो। रखने के बाद 1500 लीटर पानी मिलाओ और मिट्टी पर छिड़को। हर 15-20 दिन में एक बार करते जाओ। बहुत अच्छी खेती आपकी होगी और कोई यूरिया डीएपी की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक आखिरी बात जो इसमें मैं कहना चाहता हूं, 5 मिनट समय मेरा बाकी है। आखिरी बात यह है कि इस पद्धति से जब आप खेती करोगे और कभी कीड़ा आ गया तो, फसल में कोई पेस्ट आ गया, इंसेक्ट आ गया, कीड़ा आ गया और फसल खा गया, तो ये प्रश्न आएगा ना मन, तो उसकी भी व्यवस्था आपको बता। वैसे तो आप अगर इस पद्धति से खेती करो तो कीड़ा आता नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप तो इस पद्धति से खेती कर रहे हो, पड़ोसी किसान जो है ना यूरिया के खेत आया तो आपके यहाँ, ऐसी स्थिति में क्या करना, उसको मारना कैसे, कंट्रोल कैसे करना, नियंत्रण कैसे करना, तो उसका भी सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय ये है कि आप अपने खेत के आसपास में ढूंढो कि कितने ऐसे पौधे हैं जिनके पत्तों को गाय नहीं खाती। आप ये ध्यान से सुनना, जीवन पर्यंत आपको काम आएगा। कितने ऐसे पौधे या पेड़ हैं जिनके पत्तों को गाय नहीं खाती। जो भी है, 1 होगा, 2 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, उन पत्तों को तोड़कर चटनी बनाओ, गाय के मूत्र में मिलाओ और पानी मिलाकर स्प्रे कर दो तो सब कीड़े भाग जाते। नियम मैंने क्या बताया, खेत के आसपास जितने भी ऐसे पेड़ पौधे जिनके पत्तों को गाय नहीं खाती, आप जरा नाम लेके ढूंढना शुरू करो। एक बेशरम का पेड़ होता है, उसके पत्तों को गाय कभी नहीं खाती। बेशरम, बिना बीज के होता है, बिना जरूरत होता है, पानी भी नहीं लगता उसको, इसलिए बेशरम कहते हैं। और पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब जगह होता है। बेशरम के पेड़ को आपके गांव में क्या कहते हैं नहीं मालूम, बैंगनी रंग का फूल आता है, बेहया। ये जो बेहया है ना, ये बहुत काम की चीज है। वो है तो बेहया, लेकिन खेत के काम की चीज। ये बेहया के पत्ते तोड़ो, आप 2-3 किलो तोड़ लो, चटनी बना लो, 10 लीटर गाय के मूत्र में मिला दो, फिर उसमें 100 लीटर पानी मिलाकर कोई भी फसल पर आप छिड़क दो तो सब कीड़े भागते। कितना सरल उपाय है। बेहया तो है, फोकट में है, ना उस पर टैक्स लगता है, ना उसकी कोई कॉस्ट है, गाय का मूत्र भी फोकट में। तो बेहया के पत्ते हमेशा याद रखो आप। दूसरे और भी
जिनको गाय नहीं खाती, जैसे तंबाकू के पत्ते, गाय खाती है क्या? तंबाकू के पत्ते ले लो, उनकी चटनी बनाओ, गाय के मूत्र में मिलाओ और पानी मिलाकर छिड़क दो तो सब कीड़े मर जाते हैं। ऐसे ही एक बेलपत्री के पत्ते होते हैं, उनको भी गाय नहीं खाती है, तो बेलपत्री के पत्ते तोड़ो, चटनी बनाओ, गाय के मूत्र में मिलाओ, स्प्रे कर दो, कीड़े मर जाते हैं। एक धतूरे का पत्ता होता है, धतूरा जानते, उसको भी गाय नहीं खाती, तो धतूरे के पत्ते को तोड़ो, चटनी बनाओ, गोमूत्र में मिलाओ, स्प्रे करो। ऐसे ही एक निर्गुंडी के पत्ते होते हैं, निर्गुंडी देखिए, निर्गुंडी सब गांव में होती है, ऐसा कोई गांव नहीं जहां निर्गुंडी, तो निर्गुंडी के पत्ते ले लो, चटनी बनाओ, गोमूत्र में मिलाओ, पानी के साथ स्प्रे करो। तो ये निर्गुंडी है, बेहया है, धतूरा है, बेलपत्री है। और इन सब के अलावा अगर ये कुछ भी नहीं मिले तो नीम के पत्ते ले लो, 2.5-3 किलो नीम के पत्ते ले लो, चटनी बनाओ, गोमूत्र में मिलाओ और पानी के साथ स्प्रे करो, कीड़े मर जाते हैं। नीम के पत्ते से अच्छी होती है निम्बोली, निम्बोली आती है ना, वो हर साल में 2 बार टूटती है, तोड़ के उसको रख लो, धूप में सुखा लो, सुखाने के बाद उसका पाउडर बना के घर में रख लो, कूट के पीस के, और 10 लीटर गोमूत्र में आधा किलो निम्बोली का पाउडर मिला के और 10 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे कर दो तो सब कीड़े भाग जाए। और आपको सबसे अच्छा अगर कुछ करना है तो जितने नाम मैंने लिए, बेलपत्री का पत्ता, निर्गुंडी का पत्ता, धतूरे का पत्ता, बेहया का पत्ता और तंबाकू का पत्ता, ये सब एक साथ ले लो, 1-1 किलो, 1-1 किलो, और सबको 10 लीटर गोमूत्र में डाल दो और 8-10 दिन में ये पूरे सड़ जाएंगे। सड़ने के बाद उस गोमूत्र को उबाल लो, उबालकर थोड़ा ठंडा करके उसमें 150-200 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करो तो जो कीड़ा किसी दवा से नहीं मरता वो इससे मर जाए। है फोकट का इलाज, खर्चा क्या होगा इसमें? कुछ नहीं होगा, लाभ आपको बहुत मिलेगा। मैं 15 साल से यही कर रहा हूं। मेरे खेत के आसपास में खूब बेहया लगा दिया, बेशरम खूब लगा रखा। लोग पूछते हैं इतना क्यों लगा रखा, मुझे मालूम है उसकी जरूरत क्या। ऐसे ही धतूरा बहुत लगा रखा, मेड़ पर, खेत की मेड़ है ना उसमें लगा रखा, धतूरा भी लगा रखा, बेहया भी लगा रखा। जब कीड़े आए तभी तोड़े, चटनी बनाई, मूत्र में मिला, स्प्रे किया, बात खत्म हो गई, खर्चा कुछ है। अब आखिरी प्रश्न आपके मन में यह आएगा कि गोमूत्र कैसे इकट्ठा करें। ये तो एक बड़ा प्रश्न है। गोबर इकट्ठा करना तो आसान है, उठाया रख दिया। अब गोमूत्र कैसे इकट्ठा करें, उसके 3 तरीके बताता हूं। पहला तरीका यह है कि गाय जब भी मूत्र देती है तो उसका समय एकदम पक्का है, घड़ी मिला लो उससे। जो देशी गाय है तो जर्सी की गारंटी नहीं लेता, और मैं जर्सी को गाय कहता नहीं, गाय तो वही है जो देशी। तो देशी गाय के मूत्र देने का समय एकदम पक्का है। कौन सा समय है? आप कभी भी गाय का दूध निकालो तो दूध निकालने के पहले उसके बछड़े को दूध पीने के लिए छोड़ो। जैसे ही बछड़ा दूध पिएगा गाय मूत्र देगी, उसी समय डब्बा लगा दो, भर लो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है गोमूत्र इकट्ठा करने का? गाय जहां रखी है आपने उसके नीचे थोड़े पत्थर बिछा दो, या तो सीमेंट का खरंजा लगा दो और उसमें थोड़ा ढाल ऐसे बना दो और एक नाली बना दो। तो गाय जब भी मूत्र करेगी वो ढाल से बहता हुआ नाली में आएगा। नाली के आगे एक मिट्टी का घड़ा जमीन में गाड़ के रखो, उसमें मूत्र इकट्ठा होता रहेगा। गोमूत्र कभी खराब नहीं होता, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। 2 साल, 3 साल, 10 साल, 20 साल कभी खराब नहीं। तो ऐसे मूत्र इकट्ठा हो गया। तीसरा एक तरीका और है कि गाय जहां बांधी हुई है वहां मिट्टी डाल के रखो, तो गाय जितना भी मूत्र करेगी मिट्टी में आ जाएगा। इसी मिट्टी को उसमें घोल दो जिसमें खाद बनानी है, तो खेत की मिट्टी वापस खेत में चली जाएगी, काम भी आपका हो जाएगा। तो 3 तरीके हैं मूत्र इकट्ठा करने के। जो सबसे सरल तरीका लगे उस तरीके से मूत्र इकट्ठा करो। मैंने क्या किया है, मेरे घर में गाय जहां रहती है मैंने ईंट का, सीमेंट का प्लास्टर करके खरंजा बना दिया और उसको ढाल बना दिया, नाली लगा दिया है। दिन भर गाय पेशाब करती है, नाली में होके वो खड्डे में इकट्ठा होता रहता है। जब जितनी जरूरत होती है मैं उसमें से निकाल लेता हूं। तो ये तरीका आप भी चाहो तो कर लो। अब इसमें मूत्र आ गया, गोबर तो मिल ही गया और गुड़ तो सबके पास है ही, और दाल का आटा तो सबके
घर में है। 4 चीजों की जरूरत है, और कभी कीड़े आएंगे तो पत्तों की जरूरत है, जो मैंने बताया। अब इसमें बताओ, बाजार से क्या खरीदना पड़ा? कुछ खरीदना पड़ा तो बाजार का खर्चा तो कम हुआ। और मैंने हिसाब लगाया कि गोबर गोमूत्र से खेती करें तो 90% खर्चा कम हो जाता है और वही आमदनी में जुड़ जाता है। खर्चा जितना कम होगा, आमदनी उतनी ज्यादा होगी। और इस पद्धति में जो खेती करो तो उत्पादन ज्यादा आता है, उत्पादन ज्यादा आता है तो वो लाभ भी मिलता है। और जो उत्पादन आता है, बाजार में जो भाव बोलूं उस भाव पर बिकता है। मेरे घर में आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ को मैं यूरिया नहीं डालता। 500 पेड़ हैं, उनका हर साल जो आम टूटता है ना, दिल्ली के बाजार में मैं 350 रुपए दर्जन के हिसाब से बेचता हूं और व्यापारी 1 साल पहले का एडवांस दे के खरीदते हैं। मैं एक व्यापारी को पूछा, भाई मेरे आम तुम एडवांस में देके क्यों खरीदते हो? कहते हैं जी हम इसको री एक्सपोर्ट करते हैं, माने वो दूसरे देश में बेचते हैं, 700 रुपए दर्जन का भाव उनको मिलता है। मैंने पूछा इतना भाव क्यों मिलता है? तो कहते हैं ये जो आम है ना, इसमें यूरिया नहीं है, डीएपी नहीं है, इसलिए इसका स्वाद इतना जबरदस्त है, जो एक बार खा लिया तो वो यही मानता। तो बिना यूरिया, बिना डीएपी, गोबर गोमूत्र से कोई भी खेती करो तो स्वाद इतना अच्छा होता है, शरीर को पूरी भरपूर पौष्टिकता मिलती है, शरीर निरोगी होता है, खेत निरोगी होता है, हमको समृद्धि भी आती है और देश भी समृद्ध होता है। तो ये मैं आपसे कहने आया जी। डीजल वाली व्यवस्था बता देता हूं कि अगर आप इस पद्धति से खेती करना शुरू करें तो आपको यूरिया डीएपी का कोई खर्च नहीं। और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, डीजल का क्या करें, उसका भी मैंने हिसाब किया। मैंने क्या किया है कि मेरे घर में लगभग इस समय 40 गाय, तो 15 गाय का गोबर तो मैं खेत के लिए रखता हूं और लगभग 25 गाय का गोबर इकट्ठा करके गोबर गैस बनाता हूं। अच्छा, गोबर गैस तो आप सब समझते हैं, वो देखा भी आपने। तो मैं गोबर गैस बनाता हूं, गोबर गैस में से गैस निकाल के उससे मेरा इंजन चलाता हूं, उसमें डीजल नहीं डालता। गोबर गैस से इंजन चलता है और बहुत अच्छा चलता है। आपको 1 घंटा इंजन चलाने में 1 लीटर डीजल खर्च होता है, मुझको 1 घंटा इंजन चलाने में 1 किलो गोबर गैस लगती है। 1 किलो गोबर गैस 65 में पड़ती है और 1 किलो डीजल 38 रुपए में पड़ता है। तो आप भी गाय के गोबर से गैस बनाओ, गैस को पाइप के रास्ते से लाओ और ये जो इंजन चलता है ना, जहां डीजल डालते हैं, डीजल वाले मुंह में वो गोबर गैस का पाइप लगा दो, बस इंजन आराम से चलेगा। तो वही गोबर गैस से इंजन भी चलेगा, इंजन से पानी लगेगा, पानी से खेत की सिंचाई होगी, बाजार से कुछ खरीदना पड़ा? कुछ नहीं खरीदना पड़ा। अब मैं आपको आखिरी हिसाब समझाता हूं। मैं जिस पद्धति से खेती करता हूं, इसमें 100 रुपए लगाओ तो 900 रुपए इनकम होती है। 1 रुपए लगाओ तो 9 रुपए इनकम होती है। 10 रुपए लगाओ तो 90 रुपए इनकम। 100 रुपए लगाओ तो 900 रुपए इनकम। 1000 रुपए लगाओ तो 9000 रुपए इनकम। लाख रुपए लगाओ तो 9 लाख रुपए इनकम। गणित के सूत्र से मुझे खेती में 900% मुनाफा होता है। 900%, 9 गुना, जो किसी धंधे में दुनिया में होता नहीं किसी को। और ईमानदारी का, बेईमानी का नहीं, पूरा ईमानदारी का, खरे ईमानदारी का। तो आप भी अगर ये खेती करोगे तो इतना आपको भी हो सकता है जो मुझे हो रहा है। तरीका ये बहुत ही सरल है, कोई भी इस्तेमाल करे। इंजन जो है मोबिल भी बनता है। मोबिल, हाँ, अभी मोबिल का क्या करें? बैठिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मोबिल का क्या करें? मोबिल तो बाजार से आता है, मांगता है। इसका एक उपाय है, अगर गांव में कुछ ऐसे पेड़ आप लगा दो जो तेल देने वाले बीज पैदा करते हैं। जैसे अरंडी का तेल सुना? अरंडी का तेल मैंने क्या किया है, मेरे खेत के चारों तरफ अरंडी लगा रखा। तो अरंडी के बीज आते हैं, उसमें से तेल निकाल के मैं मोबिल की जगह वही इस्तेमाल करता। तो बाजार से मैं कुछ नहीं लाता, बीज की व्यवस्था, बीज से बीज बनाता हूं। जैसे मेरे पुराने बीज घर में रखे हुए थे, उन्हीं से खेती शुरू किया है और बीज से बीज, बीज से बीज, बीज से बीज बनाते बनाते आज
80 जाति के गेहूं के बीज हैं, 80 जाति के, और एक एक जाति ऐसी है उसमें कि एक एक गेहूं के पौधे पर 80 से 84 दाने, दो जाति के गेहूं, 80 जाति के गेहूं के बीज है और 128 जाति के चावल के बीज है, और सब्जियों के करीब 64 जातियों के सब्जियों के बीज है। ये सब बीज मैंने गांव से ढूंढ ढूंढ के इकट्ठे किए, उसी को बनाते बनाते मल्टीप्लाई करते करते यहां तक आ गया कि अभी मेरे पास जबरदस्त बीज बैंक है। लोगों ने पैसे के बैंक बनाए, मैंने बीज का बैंक बनाया। तो वो बीज के बैंक से किसी को भी मैं देता हूं, अगर कोई मुझे ये गारंटी दे कि ये बीज से हम बीज बनाएंगे, दूसरों को देंगे, तो मैं देता हूं। तो आपको भी चाहेंगे तो मिल जाएंगे, और नहीं तो आप तत्काल ये करो कि आपके पास कोई भी बीज है उसी से चालू करो। धीरे धीरे ये बीज आपका सुधरता जाएगा और 3-4 पीढ़ियों के बाद ये बीज बहुत अच्छा होता है। अगर जो खाली गोबर और गोमूत्र आपने डाला तो इसको सुधारने का तरीका क्या है वो भी बता दूं। समय मेरा पूरा हो गया, बता दूं, 2-3 मिनट लगेगा। बीज को सुधारने का एक तरीका होता है, मैं उसको कहता हूं बीज को संस्कार करना। जैसे बच्चों को संस्कार करते हैं, कितने संस्कार करते हैं? 16 संस्कार करते हैं ना। ऐसे मैं बीज को एक संस्कार करता हूं, 16 तो नहीं कर पाता, एक करता हूं। वो संस्कार आप भी करो, बीज सुधरता जाएगा। आपके पास पुराना कोई भी बीज है, उसको लगाने से पहले एक संस्कार करना बीज का। वो संस्कार क्या होता है? 10 किलो गाय का गोबर ले लो, आप चाहो तो लिख लो, नहीं तो भूल जाओगे आप। अगर करना है तो लिख लो, और ये कान से सुन के ये से निकालना है तो लिखने की जरूरत है। अगर बीज का संस्कार करना है तो उसका एक सरल सूत्र है जो कोई भी किसान इस्तेमाल करे तो अच्छा संस्कार होता है और बीज हर साल सुधरता जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी बीज में सुधार आता है। 3-4 पीढ़ी के बाद बीज बहुत अच्छा होता है, और वो इतना अच्छा हो जाता है कि उस बीज पर कोई कीड़ा आता नहीं है। उसका रेजिस्टेंस इतना होता है कि जल्दी कीड़े आते हैं। तो उसको बीज को संस्कार कैसे करना? 10 किलो गोबर, 5 लीटर गाय का मूत्र, 2 लीटर गाय का दूध, 2 किलो गाय का दही, और लगभग 1 किलो शहद। शहद नहीं मिले तो गुड़, गुड़ नहीं मिले तो गुड़ की राब, और कुछ नहीं मिले तो गन्ने का रस। ठीक है? क्या चीज हुई? 10 किलो गाय का गोबर, 5 लीटर गाय का मूत्र, 2 किलो गाय का दूध, 2 किलो गाय का दही, दूध का बनाया हुआ दही, और 1 किलो शहद। शहद नहीं मिला तो गुड़, गुड़ नहीं मिला तो गुड़ की राब, और वो भी नहीं मिले तो गन्ने का रस। ठीक है? अब ये कितनी चीजें हो गई? 6 चीजें। अब इनको मिलाना है। कैसे मिलाना है? सबसे पहला तरीका ये है कि गाय का गोबर और गोमूत्र को मिला दो। पहले गाय का गोबर गोमूत्र को मिला दो, 15 दिन के लिए उसको रख दो, कुछ करने का नहीं, मिला के छोड़ दिया, ड्रम में रख दो। 15 दिन के बाद इसमें 2 लीटर दूध मिला दो, फिर 2 किलो दही मिला दो, और खूब उसको रगड़ा लगा दो, फेटा लगा दो, और अंत में उसमें शहद मिला दो। अब इतना तो आपने कर लिया। अगर आपकी ताकत है तो आधा किलो इसमें अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो जरूर मिला दो आधा किलो गाय का घी। अब ये 7 चीजें हो गई। गोबर हो गया, मूत्र हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, शहद हुआ, और उसमें थोड़ा सा मैंने बोला घी भी डाल चीज है। अब ये जो घोल तैयार हुआ है, ये बीज को संस्कार देने का घोल है। ये घोल जो बन गया, अब इसमें बीज डाल दो, जो भी खेत में लगाने हैं कितने भी डाल दो, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, जितने तक भीग जाए उतने बीज इसमें डाल दो। तो जितनी मात्रा मैंने बताई है, इसमें 10 किलो बीज तक आराम से गीला होता है। बीज डाल के रात भर इसको रखो, बीज को इसमें डाल के रात भर रखो। सवेरे जब सूर्य निकल आए तो
तो ये निकाल दो बीज को, और निकाल कर इसको सुखा दो, धूप में नहीं, छांव में सुखा दो, जहां सूर्य की रोशनी सीधे नहीं आती ऐसी किसी छांव में सुखा दो। एक दिन सूखने दो, एक दिन में ये बीज एकदम सूखे सूखे हो जाएंगे, और इनके ऊपर थोड़ा गोबर का लेप रहेगा, हर एक बीज पर थोड़ा गोमूत्र का भी लेप रहेगा, वो लगा रहने दो। अब ये बीज एक दिन बाद, 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद तैयार है बोने के लिए। अब इसको आप बो दो तो ये जो बीज से बीज आएगा जबरदस्त हो, इसको बीज संस्कार मैं कहता हूं। अब इसमें क्या होता है कि आप जब बीज लगाओगे तो इसके 4 लाभ आने वाले हैं। पहला लाभ यह होगा कि इस पद्धति से संस्कार किया हुआ बीज लगाया तो उस पर कीड़े आएंगे नहीं। दूसरा लाभ यह होगा कि इस संस्कार किए हुए बीज को लगाया तो फसल पहले से ज्यादा आएगी, इसमें उत्पादन बढ़ेगा, खर्चा तो गिरेगा कम, उत्पादन बढ़ेगा, और इस संस्कारित बीज को पानी कम लगेगा। मैं गेहूं करता हूं, ऐसे ही करता हूं। ज्यादातर किसानों को एक गेहूं का फसल लेने में 4 या 5 बार पानी देना पड़ता है। मैं 2 और 3 पानी में ही फसल ले लेता हूं और ज्यादा उत्पादन मिलता है, क्योंकि संस्कार किया हुआ बीज पानी कम मांगता है। संस्कार किए हुए बीज पर दवा डालने की जरूरत नहीं, संस्कार किए हुए बीज पर कीड़ा आता नहीं, मिट्टी को भी मदद करता है, मिट्टी इसको मदद करती है। तो बीज संस्कार करके खेत में लगाओ तो आपको फसल भी अच्छी, कीड़े भी कम, और आपको उत्पादन भी ज्यादा। और 3 पीढ़ी अगर आपने ये कर दिया तो 4थी पीढ़ी में वो बीज सबसे अच्छा हो जाएगा। ये पद्धति से आप खेती करो। अब इसमें जो चाहिए वो गाय चाहिए, गोबर चाहिए, मूत्र चाहिए, गुड़ चाहिए, दाल का आटा चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए। बताओ कौन सी चीज है जो बाजार से खरीदनी है इसमें से? एक शहद हो सकता है खरीदना पड़े, तो मैंने उसका विकल्प बता दिया। शहद जरूरी नहीं है, गुड़ डाल दो, गुड़ जरूरी नहीं है, गुड़ की राव डाल दो, वो भी नहीं मिले तो गन्ने का रस डाल दो, ये गांव में ही उपलब्ध है। तो मैंने आपसे कहा स्वावलंबी खेती करो, माने बाजार से कुछ खरीदना ना पड़े। बेचने के लिए जाओ तो ठीक है, खरीद के कुछ मत लाओ खेती के। और एक छोटी सी बात और बताता हूं कि खेत में जो भी फसल आए तो फसल के 3 हिस्से होते हैं। ऊपर वाला हिस्सा हम खाते, बीच वाला जानवर खाते, जो जड़ बच जाती है वो मिट्टी के लिए होती है। माने कोई भी फसल की जड़ निकालकर खेत के बाहर मत फेंको, उसको खेत में ही डालकर रखो, तो वो मल्चिंग हो जाएगा और उसमें से जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ है वो मिट्टी को मिल जाएगा। खरपतवार का क्या करें? कोई भी खरपतवार खेत में आई उसको उखाड़कर वही मिट्टी में डाल दो। तो एक बार आपने किया, 2 बार किया, तीसरी बार से खरपतवार आना बंद हो जाए। वो क्यों आती है खरपतवार को समझना चाहिए। मिट्टी को 70 तरह के केमिकल लगते हैं कोई भी फसल लेने में। जब कोई एक केमिकल की कमी आती है तो जमीन कोई ऐसे पौधे को बाहर निकाल देती है जो सूर्य के प्रकाश से रोशनी लेकर वो केमिकल बनाता है और मिट्टी की जरूरत पूरा करता है। तो खरपतवार वास्तव में मिट्टी की जरूरत पूरी करता है। मिट्टी के कहने पर वो पौधा ऊपर आया है। अगर उस पौधे की जरूरत नहीं होती, मिट्टी उसको ऊपर नहीं आने देती, तो वो जरूरत को पूरा कर दो। पौधे को ही उखाड़ के मिट्टी में डाल दो तो मल्चिंग हो जाएगा, सड़ जाएगा, और जो केमिकल की पूर्ति है वो मिट्टी को हो जाएगी, तो दोबारा वो खरपतवार कभी नहीं आएगी। मेरे खेत में पहले गाजर घास बहुत आती थी, कांग्रेस घास कहते हैं ना उसको। मैंने पहले खूब उखाड़ के फेंका, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। फिर 3 बार मैंने ऐसा किया, उखाड़ा खेत में ही डाल दिया, उखाड़ा खेत में ही डाल दिया। अब गाजर घास आती ही नहीं, हमेशा के लिए समस्या खत्म है। उखाड़ के वही मिट्टी में डाल दो, सड़ जाना है उसको मिट्टी में। ठीक है, समझ गई बात? करेंगे? कौन कौन करेगा जरा हाथ उठाओ। सब करेंगे। बहुत अच्छा, माताओं ने बहुत कम हाथ उठाए। आपको ये समझ में नहीं आया क्या? आया तो आप भी करो ना, इसमें आपका फायदा, मेरा कुछ नहीं। और अगर आप करें और इसके करने में कहीं कोई गलती हो गई तो मेरा नाम पता लिख लो। कभी भी ये करने में कोई गलती हुई या बात समझ में नहीं आई तो तुरंत मुझे 50 पैसे का एक पोस्ट कार्ड लिखना।
और अपना पता लिखना, मैं तुरंत आपको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। एक समस्या और है। हाँ जी, हाँ ठीक है, अरे चलिए इसका समाधान भी बताऊंगा, लेकिन पहले मेरा पता लिख लो आप। मेरा नाम पता बहुत सरल है, राजीव दीक्षित, सेवाग्राम वर्धा। नाम राजीव दीक्षित, गांव सेवाग्राम और वर्धा जिला, और राज्य है महाराष्ट्र। राजीव दीक्षित, सेवाग्राम वर्धा, राज्य है महाराष्ट्र। पिन कोड 442 102 442 102, ये मेरा पिन कोड नंबर है। मेरा फोन नंबर भी लिख लो, कभी जरूरत हो, बहुत इमरजेंसी हो तो फोन कर सकते हैं। नंबर मेरे दो हैं, एक तो मोबाइल का है और एक घर का। मोबाइल नंबर है 00944 811 4531 0944811 4531। और ये तो मोबाइल नंबर है। घर का नंबर है 07152 07152, ये तो एसटीडी कोड है। और फोन नंबर है 560 373 560 373 560 373। और कभी आपका दिल करे तो ये सिखाने के लिए मैं 2-4 दिन आपके गांव आ सकता हूं। मैं पूरे देश में यही काम के लिए घूमता हूं और कोई धंधा नहीं है अब मेरे पास। खेती तो बहुत अच्छी हो रही है, घर में संपन्नता इतनी है कि मुझे पैसे की ज्यादा जरूरत नहीं। अब मुझे लगता है कि जो मैंने कर लिया वो दूसरे करें तो देश अच्छा बने। तो मैं गांव-गांव जाता हूं, शिविर करता हूं, शिविर करके ये सब सिखाता हूं। आपको कभी लगे तो आपके गांव में भी आ सकता हूं, छोटे छोटे गांव में जाता हूं। सीखने वाले 25-50 किसान मिल जाएं तो जरूर मैं आता हूं और ये सिखाता हूं। तो आपको कभी लगे तो आप अपने गांव में ऐसा शिविर करो, मैं आऊंगा, आपको सिखाऊंगा। और आपको एक ही फीस है कि जो मैं सिखाया वो आप दूसरों को सिखाना, बस इतना ही। जी, जब भी आप बोलो मैं आ जाऊंगा, आप मुझे कभी भी बुलाओ मैं आ जाऊंगा। और एक बार और बोल दूं पता, राजीव दीक्षित, सेवाग्राम वर्धा। सेवाग्राम गांव का नाम है, वर्धा जिला, और पिन कोड है 442 102, राज्य है महाराष्ट्र। उसके आगे फोन नंबर मैंने दो बताए, एक मेरा मोबाइल नंबर है 0944811 4531 0944811 दूसरा एक नंबर बताया 07152 560 373